नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑफ आवर मास्टर क्लास एडिशन और आज का टॉपिक है एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, सॉल्यूशंस, द केमिस्ट्री ऑफ मिक्सचर्स। अब सॉल्यूशन का नाम सुन के मत सोचना कि ये कोई सिंपल चीज है। आपने कभी पानी में चीनी घोली है? दैट्स अ सॉल्यूशन। नमक पानी में मिला दिया? दैट्स ऑल्सो अ सॉल्यूशन। बट दोस्तों, ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है और इस चैप्टर के एंड तक आप अपनी दुनिया को और अपने अंदर की दुनिया को भी बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। अब जरा लेफ्ट साइड का विजुअल देखो। वो लाल और नीले स्फीयर्स जो एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट में पैक्ड हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एक क्रिस्टल लैटिस, मतलब एक बहुत ही ऑर्डर्ड, टाइटली हेल्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और वो ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स जो बाहर निकल रही हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। वो पार्टिकल्स जो स्ट्रक्चर छोड़ के सराउंडिंग मीडियम में मिक्स हो रही हैं। यही है मॉलिक्यूलर लेवल पे एक सॉल्यूशन बनाना। अब मैं चाहता हूं कि आप सबका ध्यान जाए स्लाइड के नीचे दाईं कॉर्नर पे क्लिनिकल एप्लीकेशन बॉक्स की तरफ। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को आईवी इंजेक्शन यानी इंट्रावीनस ड्रिप दिया जाता है तो उस फ्लूइड की आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से, और वो कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% सोडियम क्लोराइड, जो हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। 0.5% नहीं, 1.5% नहीं, एग्जैक्टली 0.9%। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम हो तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाता है, सेल्स फूल के बर्स्ट हो जाते हैं। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो पानी सेल्स के बाहर निकल जाता है, सेल्स श्रिंक होकर कोलैप्स कर देते हैं। दोनों केसेस में रिजल्ट कैन बी फेटल। यही रीजन है दोस्तों कि केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इस चैप्टर को हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे। हर कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब रियल लाइफ में मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशंस की बिल्डिंग कैसे बनती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले एक कोर रूल याद कर लो, और ये रूल स्लाइड के सबसे ऊपर क्लियरली लिखा हुआ भी है। The solvent completely dictates the final physical state of the solution। मतलब जो सॉल्वेंट है जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन आखिर में किस स्टेट में होगा। सॉलिड है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉलिड होगा। लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड होगा। गैस है, सॉल्यूशन गैसियस होगा। सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं तीनों कैटेगरीज के थ्रू। पहली कैटेगरी, गैसियस सॉल्यूशंस। ये वो सॉल्यूशंस हैं जहां सॉल्वेंट एक गैस होती है। पहला एग्जांपल O2 + N2। यही तो है हमारी अपनी एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक गैसियस सॉल्यूशन। हम इसको रोज ब्रीथ करते हैं और सोचा भी नहीं होगा कि ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, लेकिन जब वो नाइट्रोजन गैस में मिक्स होता है, नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, तो पूरा सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म लेता है। तीसरा, कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर जो नॉर्मली सॉलिड होता है, नाइट्रोजन में डिसॉल्व होकर गैसियस सॉल्यूशन बनाता है। ये क्लासिक एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूट का गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना। दूसरी कैटेगरी, लिक्विड सॉल्यूशंस। ये सबसे कॉमन कैटेगरी है और ये हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा देखते हैं। पहला, O2 इन वाटर। ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है और यही वजह है कि फिश और दूसरे एक्वाटिक क्रीचर्स जिंदा रहते हैं। बिना इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के सारा एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाता। दूसरा, एथेनॉल इन वाटर। ये है आपका कॉमन अल्कोहल। एथेनॉल और पानी का एक लिक्विड सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल। तीसरा, ग्लूकोज इन वाटर। ये तो बिल्कुल घर जैसी चीज है और मेडिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज सलाइन जो हॉस्पिटल्स में यूज होती है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तीसरी कैटेगरी, सॉलिड सॉल्यूशंस। ये थोड़ी लेस कॉमन लगती है, लेकिन ये इक्वली फैसिनेटिंग है। पहला एग्जांपल, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है और वो हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली हाइड्रोजन स्टोरेज टेक्नोलॉजी। दूसरा, मर्क्यूरी इन सोडियम यानी अमेल्गम। आपने डेंटिस्ट के पास अमेल्गम फिलिंग्स का नाम सुना होगा। ये मर्क्यूरी और सोडियम या दूसरे मेटल्स का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और तीसरा, कॉपर इन गोल्ड। प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें कॉपर मिक्स करते हैं और ये कॉपर गोल्ड सॉलिड सॉल्यूशन ही बनता है ज्वेलरी ग्रेड गोल्ड, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होते, वो गैसियस, लिक्विड या सॉलिड तीनों फॉर्म्स में हो सकते हैं
और हर बार सॉल्वेंट की स्टेट ही फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट डिसाइड करती है। ये था द आर्किटेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस। चलते हैं स्लाइड 3 की तरफ। तो अब हम आते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल स्लाइड पर, द मेट्रिक डैशबोर्ड, क्वांटिफाइंग कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना केमिस्ट्री में एक फंडामेंटल स्किल है, लेकिन यहां एक कॉमन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में। इतने सारे फॉर्मूलाज क्यों हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब अलग अलग क्यों? इसका जवाब इस स्लाइड में क्लियरली दिया गया है, 2 कैटेगरीज के थ्रू। कैटेगरी 1, टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी वॉल्यूम बेस्ड मेजरमेंट्स। इन फॉर्मूलाज में वॉल्यूम यूज होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेफ्ट साइड देखो, वहां रेड थर्मोमीटर बना है जो ये इंडिकेट करता है। तीनों फॉर्मूला समझते हैं। पहला, मोलैरिटी, M। फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सबसे कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन है, स्पेशली लैब में। जब भी आप 1 m HCl या 0.5 m NaOH सुनता हो, वो मोलैरिटी की बात हो रही है। बट याद रखो, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ थोड़ी चेंज हो सकती है। दूसरा, वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होल मल्टीप्लाइड बाय 100। यूज केस 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटीफ्रीज, जो गाड़ी के इंजन कूलेंट में यूज होता है, वो परसेंटेज वॉल्यूम के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। तीसरा, मास बाय वॉल्यूम यानी W/V। फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यूज केस यहां दिया है फार्मेसी और मेडिसिन। जब आप कोई सिरप या इंजेक्शन देखते हो जिसमें लिखा होता है 5 ग्राम पर 100 ml, वो यही W/V कॉन्सेंट्रेशन है। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट इसको बहुत यूज करते हैं। कैटेगरी 2, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी मास बेस्ड मेजरमेंट्स। अब राइट साइड आओ, यहां ब्लू थर्मोमीटर है, क्रॉस लगा हुआ, मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये मेजरमेंट्स मास पे बेस्ड हैं और मास कभी चेंज नहीं होता टेम्परेचर से। यहां 4 फॉर्मूलाज हैं। पहला, मोलैलिटी, M, छोटा m। फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ध्यान दो, यहां सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का नहीं, और यूनिट केजी है। ये तब यूज होता है जब टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स में। दूसरा, मास परसेंटेज यानी W/W। फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके पास 10 ग्राम NaCl है 90 ग्राम पानी में, टोटल मास 100 ग्राम, तो NaCl का मास परसेंटेज है 10%। सिंपल। तीसरा, मोल फ्रैक्शन, लिखा जाता है X। तीसरा, मोल फ्रैक्शन, लिखा जाता है X सबस्क्रिप्ट I। फॉर्मूला है Ni यानी मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल Ni यानी टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखो, सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। स्लाइड में भी ये नोट क्लियरली दिया गया है, सिग्मा xi इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है राउट्स लॉ में, जो हम आगे देखेंगे। चौथा, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। फॉर्मूला है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। यूज केस स्लाइड में दिया है O2 इन सी वाटर एट 5.8 ppm। समुद्री पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होती है कि उसे मेजर करने के लिए ppm यूज करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशंस बहुत बहुत छोटी हों, पार्ट्स पर मिलियन परफेक्ट यूनिट है। एनवायरमेंटली भी बहुत रेलेवेंट है, वाटर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, ये सब ppm में मेजर होते हैं। तो दोस्तों, एक क्विक समरी, अगर वॉल्यूम यूज हो रहा है फॉर्मूला में, टेम्परेचर डिपेंडेंट समझो। अगर मास यूज हो रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये डिस्टिंक्शन बहुत काम आएगा, स्पेशली जब एग्जाम में क्वेश्चन आए विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट शुड बी यूज्ड, तो ये लॉजिक अप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस, द डायनामिक्स ऑफ डिसोल्यूशन। यानी जब कोई चीज डिसॉल्व होती है तो एक्चुअली अंदर क्या हो रहा होता है। क्या वो सिर्फ एक सिंपल मिक्सिंग है? बिल्कुल नहीं, ये एक डायनामिक लिविंग प्रोसेस है और इस स्लाइड में हम इसको 3 स्टेजेस में देखेंगे। स्टेज 1, डिसोल्यूशन। देखो, पहला बीकर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वो ब्लू डॉट्स, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और वो पार्टिकल्स अंदर जाके मूव करना शुरू करते हैं, इधर उधर भागते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उन्हें सराउंड कर लेते हैं। यही डिसोल्यूशन है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। शुरुआत में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है क्योंकि बहुत सारा सॉल्वेंट अवेलेबल है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब करने की जगह भी बहुत है। स्टेज 2, क्रिस्टलाइजेशन। अब बीकर में धीरे धीरे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है
और क्या होता है, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं और जब वो मिलते हैं तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। दोनों एरोज देखो दूसरे बीकर में, कुछ पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, और कुछ नीचे आ रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। स्टेज 3, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब तीसरा स्टेज आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आता है जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जितनी स्पीड से सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतनी ही स्पीड से वो दोबारा क्रिस्टल बना रहा है। नेट चेंज 0। बैलेंस का स्केल एकदम इक्वल है, जैसे स्लाइड में दोनों पल्ले बराबर हैं। इस स्टेट को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, चाहे तुम कितना भी मिलाओ। और ये डायनामिक क्यों है? क्योंकि प्रोसेस रुका नहीं है, दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है, लेकिन नेट रिजल्ट 0 है। एक ब्यूटीफुल बैलेंस है ये। अब नीचे आते हैं डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, थर्मोडायनामिक कंस्ट्रेंट्स। यहां हम देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर डिसोल्यूशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स के लिए सिंपल आंसर, नेग्लिजिबल। प्रेशर का कोई खास असर नहीं होता सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस पे। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे उनका वॉल्यूम प्रैक्टिकली चेंज नहीं होता, तो प्रेशर से डिसोल्यूशन अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन याद रखना, ये रूल सिर्फ सॉलिड लिक्विड के लिए है। गैस लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम हेनरीज लॉ में देखेंगे आगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ड है ली चैटलियस प्रिंसिपल पे, जो कहता है कि अगर किसी सिस्टम पे स्ट्रेस डालो तो सिस्टम उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। 2 केसेस हैं। पहला एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, जहां डेल्टा सोल एच ग्रेटर देन 0 होता है, यानी हीट अब्सॉर्ब होती है डिसोल्यूशन में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करना चाहेगा तो और डिसॉल्व करेगा। रिजल्ट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ हीट। एग्जाम्पल, मोस्ट सॉल्ट्स जैसे KNO3 गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। दूसरा एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, जहां डेल्टा सोल एच लेस देन 0 होता है, यानी हीट रिलीज होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, सिस्टम हीट रिलीज नहीं करना चाहेगा तो डिसोल्यूशन रेजिस्ट करेगा। रिजल्ट, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ हीट। एग्जाम्पल, गैसेस जैसे CO2 गर्म पानी में कम डिसॉल्व होती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा पियो तो ज्यादा फिजी लगती है, वार्म होने पे गैस निकल जाती है। तो दोस्तों, एक लाइन में समरी, डिसोल्यूशन एक 2 वे डायनामिक प्रोसेस है और टेम्परेचर उसे डायरेक्टली कंट्रोल करता है ली चैटलियर के प्रिंसिपल से। प्रेशर सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स में इग्नोर कर सकते हो। चलते हैं स्लाइड 5 की तरफ। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रेशर सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स में नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अब हम आते हैं गैसेस पे और यहां प्रेशर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्लाइड का टॉपिक है द गैस लिक्विड इंटरफेस, हेनरीज लॉ। फॉर्मूला पहले समझो, P इज इक्वल टू KH इंटू X। यहां P है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी उस गैस का प्रेशर जो वेपर फेज में है। KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो हर गैस के लिए अलग होता है, और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। और ब्लू बॉक्स में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, और जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व है उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ये एक डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है और ग्राफ में ये एकदम क्लियरली दिखता है। अब ग्राफ देखो, राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, यानी HCl कितना डिसॉल्व्ड है। वाई एक्सिस पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इन टॉर, और ग्राफ है एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से शुरू हो रही है और ऊपर जाती है। यही है हेनरीज लॉ का प्रूफ, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप वो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। ग्राफ में एरो से क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है। तो अगर कभी एग्जाम में ग्राफ दिया हो और KH निकालना हो, सिंपली स्लोप कैलकुलेट करो, राइज ओवर रन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल इनसाइट, टेम्परेचर इनवर्स रूल। ये रेड बॉक्स में हाईलाइट किया गया है और एग्जाम के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। रूल ये है, हायर KH इक्वल टू लोअर सॉल्युबिलिटी, और जब टेम्परेचर बढ़ता है, KH बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी घटती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे गैस मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं, डिसॉल्व रहना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और यहाँ एक ब्यूटीफुल रियल वर्ल्ड कनेक्शन है,
एक्वाटिक स्पीशीज यानी पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु कोल्ड ऑक्सीजन रिच वाटर्स में बेटर सर्वाइव करते हैं क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहती है। इसीलिए माउंटेन स्ट्रीम्स में जो बहुत ठंडे होते हैं मछलियां ज्यादा होती हैं और हाईली पोल्यूटेड वार्म वाटर बॉडीज में फिश मर जाती हैं, पार्टली इसलिए भी कि गर्म पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स याद करो। सोडा बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, जब तक बॉटल बंद है प्रेशर हाई है, CO2 ज्यादा डिसॉल्व्ड है। बॉटल खोलते ही प्रेशर ड्रॉप होता है, CO2 बाहर आने लगती है, बबल्स। यही हेनरीज लॉ है एक्शन में। स्कूबा डाइवर्स के लिए भी ये रेलेवेंट है। डीप वाटर में प्रेशर ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। अगर वो बहुत जल्दी ऊपर आए, प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है, नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म कर लेती हैं ब्लड में। इसको कहते हैं डीकंप्रेशन सिकनेस। बहुत डेंजरस कंडीशन। तो एक लाइन में हेनरीज लॉ, प्रेशर बढ़ाओ गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाओ गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। ये फॉर्मूला, ये ग्राफ और ये टेम्परेचर इनवर्स रूल तीनों एग्जाम में जरूर काम आएंगे। चलते हैं स्लाइड 6 की तरफ। दोस्तों, हेनरीज लॉ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जो एग्जाम में लिखा जाए और भूल जाओ। ये लॉ रियल लाइफ में, रियल सिचुएशंस में, लिटरली जिंदगी और मौत के सिचुएशंस में काम करता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे 3 अलग अलग वर्ल्ड्स, द डेप्थ्स, द हाइट्स और द इंडस्ट्री, और समझेंगे कि प्रेशर गैस सॉल्युबिलिटी को कैसे कंट्रोल करता है। पहला सिनेरियो, द डेप्थ्स, स्कूबा डाइविंग। सोचो एक स्कूबा डाइवर है, गहरे समुद्र में उतर रहा है। जितना नीचे जाता है उतना ज्यादा वाटर प्रेशर होता है उसके ऊपर, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी ब्लड में। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो ब्रीथ्ड एयर में 78% होती है वो ब्लड में एबनॉर्मली ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। जब तक डाइवर नीचे है ठीक है क्योंकि प्रेशर मेंटेन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डाइवर बहुत जल्दी ऊपर आता है, रैपिड असेंट, प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है और वो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन वो एकदम से बबल्स फॉर्म कर लेती है ब्लड और टिश्यूज में, बिल्कुल वैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जल्दी से खोलो। ये कंडीशन है द बेंड्स यानी डीकंप्रेशन सिकनेस। जॉइंट्स में अनबेरेबल पेन, पैरालिसिस और वर्स्ट केस में डेथ भी हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है, डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक्स में एयर को हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। एक स्पेशल मिक्सचर 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन। क्योंकि हीलियम ब्लड में उतना डिसॉल्व नहीं होता इसलिए द बेंड्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। केमिस्ट्री ने लिटरली डाइवर्स की जिंदगियां बचाई हैं। दूसरा सिनेरियो, द हाइट्स, हाई ऑल्टीट्यूड। अब ऊपर चलते हैं माउंटेन्स पे। हिमालय सोचो या कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। जितना ऊपर जाओ उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम मतलब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में भी कम हो जाती है। रिजल्ट, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि बॉडी के ऑर्गन्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। सिम्टम्स, वीकनेस, डिजीनेस, कंफ्यूजन, मेंटल फॉग, और इस मेडिकल कंडीशन का नाम है एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन डेप्रिवेशन। इसीलिए माउंटेन क्लाइंबर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। इसीलिए एवरेस्ट पे बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड पे नए लोग पहले एक्लिमेटाइज करते हैं, बॉडी को स्लोली एडजस्ट होने देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाई ऑल्टीट्यूड पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे बॉयल करता है क्योंकि प्रेशर कम है, तो वहां खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता है। सब कुछ प्रेशर और केमिस्ट्री से जुड़ा है। तीसरा सिनेरियो, द इंडस्ट्री, कार्बोनेशन। अब कुछ लाइट, लिटरली और फिगरेटिवली। कोल्ड ड्रिंक, सोडा, स्पार्कलिंग वाटर, इन्हें इतना फिजी कैसे बनाते हैं? सिंपल, हेनरीज लॉ यूज करते हैं। बॉटलिंग प्लांट में CO2 गैस को एक्सट्रीम हाई प्रेशर पे लिक्विड में फोर्स किया जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि CO2 मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए, P = KH × X। प्रेशर बढ़ाओ, मोल फ्रैक्शन यानी डिसॉल्व्ड गैस बढ़ेगी। फिर बॉटल को सील कर दिया जाता है, प्रेशर मेंटेन रहता है, CO2 डिसॉल्व रहती है, नो बबल्स। अब जब आप बॉटल खोलते हो, प्रेशर रिलीज होता है एकदम से, CO2 की सॉल्युबिलिटी इंस्टेंटली ड्रॉप होती है। वो डिसॉल्व्ड CO2 गैस फेज में आना चाहती है और वो बबल्स बनती हैं, वो फिज जो आपको इतनी पसंद है। और अगर कोल्ड ड्रिंक वार्म हो तो और भी जल्दी फ्लैट हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे भी गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक हमेशा ठंडी पीनी चाहिए। तो दोस्तों, एक स्लाइड 3 वर्ड्स। समंदर की गहराई में हेनरीज लॉ जिंदगी बचाता है, पहाड़ों की ऊंचाई पे हेनरीज लॉ ब्रीदिंग अफेक्ट करता है, फैक्ट्री में हेनरीज लॉ फिजी ड्रिंक्स बनाता है। यही है केमिस्ट्री की खूबसूरती, एक ही लॉ
इतने सारे एप्लीकेशंस। चलते हैं स्लाइड 7 की तरफ। दोस्तों, हेनरीज लॉ ने हमें बताया कि गैस लिक्विड इंटरफेस में प्रेशर कैसे काम करता है। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे, राउल्ट्स लॉ, जो डील करता है लिक्विड लिक्विड इंटरफेस से। यानी जब दो वॉलेटाइल लिक्विड्स एक साथ मिक्स होते हैं तो उनका वेपर प्रेशर कैसे बिहेव करता है, यही राउल्ट्स लॉ बताता है। पोस्टुलेट, पहले लॉ की कोर बात समझो। स्लाइड में ब्लू बॉक्स में लिखा है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सीधा प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। फॉर्मूलाज तीनों एक एक करके। पहला फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। यहां P1 है कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, P1 नॉट है कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यानी जब वो अकेला हो बिना किसी मिक्स के। X1 है कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। सिंपल लॉजिक, अगर कंपोनेंट 1 ज्यादा है सॉल्यूशन में, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। दूसरा फॉर्मूला P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। बिल्कुल सेम लॉजिक कंपोनेंट 2 के लिए, P2 नॉट उसका प्योर वेपर प्रेशर है, X2 उसका मोल फ्रैक्शन। तीसरा टोटल प्रेशर, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स यूज करते हुए दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर ऐड करो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब ग्राफ समझते हैं। राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड पे x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 0, मतलब प्योर कंपोनेंट 1। राइट साइड पे x1 इक्वल्स टू 0 और x2 इक्वल्स टू 1, मतलब प्योर कंपोनेंट 2। देखो दो डैश्ड लाइंस हैं। पहली डैश्ड लाइन P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू X1 लेफ्ट से राइट जाते जाते नीचे जाती है, क्योंकि जैसे X1 कम होता है P1 भी कम होता है। दूसरी डैश्ड लाइन P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू X2 लेफ्ट से राइट जाते जाते ऊपर जाती है, क्योंकि X2 बढ़ता है तो P2 बढ़ता है। और वो थिक सॉलिड लाइन जो ऊपर है वो है P टोटल, दोनों का सम। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लाइटली टिल्टेड, क्योंकि P2 नॉट ज्यादा है इस केस में तो राइट साइड ज्यादा ऊपर है। वाई एक्सिस पे लेफ्ट कॉर्नर में P1 नॉट है, प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, और राइट कॉर्नर में P2 नॉट, प्योर कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर। दोनों एंड पॉइंट्स एग्जैक्टली प्योर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। परफेक्ट सेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइड बॉक्स नीचे रेड में, ये एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन है। Raoult's law is a special case of Henry's law, where the constant Kh simply becomes P1 naught, the vapor pressure of the pure solvent. सोचो, Henry's law था P equals to Kh into X, और Raoult's law है P equals to P naught into X. Exactly same form. फर्क सिर्फ इतना है कि Raoult's law में Kh की जगह P naught प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आ जाता है। यानी Raoult's law Henry's law का ही एक स्पेशल केस है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हों और सिमिलर नेचर के हों। दोनों लॉज एक ही फैमिली से हैं। ये कनेक्शन एग्जाम में बहुत काम आता है। अगर कभी पूछा जाए दोनों लॉज का रिलेशनशिप, यही आंसर है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर सोचो जो अल्कोहल बेवरेजेस में होता है। दोनों वॉलेटाइल हैं। राउल्ट्स लॉ यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, और यही डिस्टिलेशन इंडस्ट्रीज में यूज होता है स्पिरिट्स रिफाइन करने के लिए। तो समरी, राउल्ट्स लॉ इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो दोनों कंपोनेंट्स के लिए, और ऐड करो टोटल प्रेशर पाने के लिए। और याद रहो, ये हेनरीज लॉ का ही एक खूबसूरत स्पेशल केस है। चलते हैं स्लाइड 8 की तरफ। दोस्तों, राउल्ट्स लॉ हमने समझा, लेकिन ये लॉ परफेक्टली तभी काम करता है जब सॉल्यूशन आइडियल हो। रियल लाइफ में मोस्ट सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होते, वो डिविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से। इस स्लाइड में हम समझेंगे आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, 3 कैटेगरीज। और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है स्प्रिंग्स का एनालॉजी जो स्लाइड में दिया गया है। हर स्प्रिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। स्प्रिंग जितनी टाइट और कॉम्पैक्ट होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। स्प्रिंग जितनी लूज होगी, बॉन्ड उतना वीक होगा। ये ध्यान में रखो, पूरी स्लाइड यही लॉजिक पे चल रही है। पहली कैटेगरी, आइडियल सॉल्यूशंस। स्लाइड में 3 स्प्रिंग्स हैं, AA, BB और AB, और तीनों बिल्कुल सेम साइज और टाइटनेस की हैं। यही है आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। AB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू BB,
यानी ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शन, ए के बीच इंटरैक्शन और बी के बीच इंटरैक्शन तीनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। जब इंटरैक्शंस इक्वल हो तो मिक्सिंग से कुछ बदलता नहीं, ना एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0, मिक्सिंग में कोई हीट चेंज नहीं। डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0, मिक्सिंग में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं। और ऑब्वियसली ये सोल्यूशन परफेक्टली राउल्ट्स लॉ ओबे करता है, कोई डिविएशन नहीं। एग्जाम्पल्स, एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन और बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ये दोनों पेयर स्ट्रक्चरली बहुत सिमिलर हैं, इसलिए उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। परफेक्ट आइडियल बिहेवियर। दूसरी कैटेगरी, पॉजिटिव डिविएशन। अब देखो, पॉजिटिव डिविएशन के केस में सिर्फ दो स्प्रिंग्स हैं, ए और ए बी। और ए बी वाली स्प्रिंग वो क्लियरली ज्यादा लूज है ए के कंपैरिजन में। मतलब ए बी इंटरैक्शन ए इंटरैक्शन से वीकर है। सोचो, प्योर लिक्विड में ए मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते थे, लेकिन जब बी मॉलिक्यूल्स आई तो ए बी बॉन्ड्स वीकर हैं, तो मॉलिक्यूल्स को सोल्यूशन में रहना मुश्किल लगता है, वो ज्यादा आसानी से एस्केप करते हैं वेपर फेज में। रिजल्ट, पीई ग्रेटर देन पीए नॉट इनटू एक्सए, यानी एक्चुअल वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ की प्रिडिक्शन से ज्यादा है। यही है पॉजिटिव डिविएशन, ऑब्जर्व्ड प्रेशर एक्सपेक्टेड से ऊपर। थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, मिक्सिंग एंडोथर्मिक है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है बॉन्ड्स तोड़ने में। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है मिक्सिंग पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एथेनॉल प्लस एसीटोन। एथेनॉल अपनी मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन एसीटोन के साथ वो इंटरैक्शन वीकर होता है, तो पॉजिटिव डिविएशन। तीसरी कैटेगरी, नेगेटिव डिविएशन। अब राइट साइड देखो, नेगेटिव डिविएशन। यहां फिर ए और ए बी स्प्रिंग्स हैं, लेकिन इस बार ए बी स्प्रिंग ए से ज्यादा टाइट और कॉम्पैक्ट है। मतलब ए बी इंटरैक्शन ए इंटरैक्शन से स्ट्रॉन्गर है। यहां उल्टा होता है, जब ए और बी मिक्स होते हैं तो ए बी बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में जाना मुश्किल हो जाता है, वो सोल्यूशन में ट्रैप्ड हो जाते हैं जैसे। रिजल्ट, पीए इज लेस देन पीए नॉट इनटू एक्सए। एक्चुअल वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ की प्रिडिक्शन से कम है। यही है नेगेटिव डिविएशन, ऑब्जर्व्ड प्रेशर एक्सपेक्टेड से नीचे। थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन 0, मिक्सिंग एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग ए बी बॉन्ड्स बनने में। डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0, वॉल्यूम थोड़ा कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, फिनॉल प्लस एनिलीन। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ए बी इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव डिविएशन। एक क्विक मेमोरी ट्रिक, पॉजिटिव डिविएशन, पी फॉर प्रेशर ज्यादा, पी फॉर पार्टिकल्स एस्केप करते हैं आसानी से। नेगेटिव डिविएशन, एन फॉर नीचे, प्रेशर नीचे, पार्टिकल्स नहीं एस्केप करते आसानी से। एग्जाम के लिए की टेकअवेज, एक, आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों 0। 2, पॉजिटिव डिविएशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों पॉजिटिव और एक्चुअल प्रेशर राउल्ट से ज्यादा। 3, नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों नेगेटिव और एक्चुअल प्रेशर राउल्ट से कम। ये तीनों पॉइंट्स याद रखो और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं रुकेगा। चलते हैं स्लाइड 9 की तरफ। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन कॉन्सेप्ट के रूप में समझा। अब इस स्लाइड में हम उन्हें विजुअली देखेंगे, ग्राफ्स के थ्रू, और एक बहुत फैसिनेटिंग फिनोमिनन से मिलेंगे जो इन्हीं डिविएशंस की वजह से पैदा होता है। उसका नाम है एजियोट्रोप। पहले एजियोट्रोप क्या होता है ये समझो। स्लाइड के बिल्कुल ऊपर डेफिनेशन दी गई है। Azeotropes are constant boiling mixtures where the liquid and vapor phases have identical composition, cannot be separated by fractional distillation. सिंपल भाषा में एक ऐसी मिक्सचर जिसमें लिक्विड और उसका वेपर एग्जैक्टली सेम कॉम्पोजिशन रखते हैं। मतलब जब ये मिक्सचर बॉईल करता है, जो वेपर निकलता है वो भी सेम रेशियो में होता है। तो डिस्टिलेशन से आप दोनों कंपोनेंट्स अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फेजेस आइडेंटिकल हैं। ये केमिस्ट्री में एक डेड एंड है सेपरेशन के लिए, बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। लेफ्ट ग्राफ, पॉजिटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। लेफ्ट ग्राफ देखो, डैश्ड लाइंस हैं जो राउल्ट्स लॉ की आइडियल प्रिडिक्शन रिप्रेजेंट करती हैं P1 और P2 के लिए, लेकिन सॉलिड लाइंस जो एक्चुअल बिहेवियर हैं वो डैश्ड लाइन से ऊपर हैं। यही पॉजिटिव डिविएशन है, एक्चुअल प्रेशर ज्यादा। अब P टोटल लाइन देखो, वो सॉलिड लाइन जो सबसे ऊपर है, ये एक हम्प बनाती है, एक मैक्सिमम पॉइंट आता है बीच में अराउंड x इक्वल टू 0.6 के पास। ये मैक्सिमम पॉइंट कहां है? वही एजियोट्रोप का पॉइंट है। और क्योंकि वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा रिलेशनशिप होता है, प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम।
इसलिए इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जब आप इथेनॉल डिस्टिल करते हो, आप सिर्फ 95% तक ही प्योरीफाई कर सकते हो। उसके बाद वो 95 एजियोट्रोप बन जाता है और चाहे कितनी भी डिस्टिलेशन करो, वो 5% वाटर नहीं हटा पाते सिंपल डिस्टिलेशन से। इसलिए प्योर एनहाइड्रस इथेनॉल बनाना एक अलग प्रोसेस से करना पड़ता है। राइट ग्राफ, नेगेटिव डिविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब राइट ग्राफ देखो, यहां सॉलिड लाइंस डैश्ड लाइन से नीचे हैं, एक्चुअल प्रेशर आइडियल प्रिडिक्शन से कम, यही नेगेटिव डिविएशन। और पी टोटल लाइन ये एक डिप बनाती है, एक मिनिमम पॉइंट आता है अराउंड x इक्वल टू 0.55 के पास। ये मिनिमम पॉइंट वही एजियोट्रोप का पॉइंट है, और क्योंकि वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसीलिए इसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली। जब आप नाइट्रिक एसिड डिस्टिल करो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड से शुरू करो या डाइल्यूट से, आप हमेशा इस 68-32 एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे आ जाओगे। इससे आगे प्योर नाइट्रिक एसिड सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं मिलेगा। एक और की डिफरेंस दोनों एजियोट्रोप्स में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव था, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, बॉन्ड्स वीकर हैं, मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर में जाते हैं, इसीलिए प्रेशर मैक्स और बॉइलिंग पॉइंट में। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव था, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मॉलिक्यूल्स मुश्किल से वेपर में जाते हैं, इसीलिए प्रेशर मिन और बॉइलिंग पॉइंट मैक्स। परफेक्टली लॉजिकल कनेक्शन है दोनों स्लाइड्स का। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में। एक, एजियोट्रोप्स डिस्टिलेशन इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 2, एथेनॉल फ्यूल में यूज होता है, लेकिन एजियोट्रोप की वजह से उसे 100% प्योर करना कॉस्टली प्रोसेस है। 3, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में एजियोट्रोप को प्रिसाइसली कंट्रोल करना पड़ता है। मेमोरी ट्रिक, पॉजिटिव डिविएशन प्रेशर मैक्स, बॉइलिंग पॉइंट मिन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेगेटिव डिविएशन प्रेशर मिन, बॉइलिंग पॉइंट मैक्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बस ये एक लाइन याद रखो, सब क्लियर हो जाएगा। चलते हैं स्लाइड 10 की तरफ। दोस्तों, अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे फैसिनेटिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द पावर ऑफ नंबर्स। और मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड के साथ एक चीज क्लियरली फील करो, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है केमिस्ट्री में। पहले फनल विजुअल देखो, स्लाइड के सेंटर में 3 अलग अलग सॉल्यूट्स हैं, यूरिया, ग्लूकोज और NaCl। तीनों बिल्कुल अलग केमिकल्स हैं। यूरिया एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जो डिसॉल्व होकर Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। तीनों का केमिस्ट्री बिल्कुल अलग, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, नेचर बिल्कुल अलग, लेकिन ये तीनों एक फनल में डाल दो और नीचे क्या निकलता है? आइडेंटिकल फिजिकल चेंजेस, एक ही रिजल्ट, सेम फिजिकल इफेक्ट। कैसे, क्यों? यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जादू। कोड प्रिंसिपल ब्लू बॉक्स में, properties that depend strictly on the ratio of the number of solute particles to the number of solvent molecules, completely ignoring the solute's chemical identity. दोबारा सुनो, completely ignoring the chemical identity. केमिस्ट्री मैटर नहीं करती, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, कितने पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में। एक एनालॉजी सोचो, एक क्राउडेड लोकल ट्रेन में भीड़ कितनी है वो मैटर करता है। लोग डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या स्टूडेंट हैं, ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ इज इक्वल टू भीड़, पार्टिकल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कोर आइडिया है। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव? 4 हैं, और इस स्लाइड में पहली इंट्रोड्यूस हो रही है, बाकी अगले स्लाइड्स में आएंगी। प्रॉपर्टी 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। कॉन्सेप्ट पहले समझो, ब्लू टेक्स्ट में लिखा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ब्लॉक्स सरफेस एरिया रिड्यूसिंग एस्केपिंग टेंडेंसी। सीधा लॉजिक, जब आप पानी में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज या NaCl डालते हो तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस पे ऑक्यूपाई करते हैं जगह। अब पानी के मॉलिक्यूल्स को सरफेस से वेपर फेज में जाने के लिए सरफेस पे कम जगह मिलती है क्योंकि सॉल्यूट वहां ऑलरेडी बैठा है। रिजल्ट, वेपर प्रेशर घटता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, वो खुद वेपर में नहीं जाता, सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आती है। मास्टर फॉर्मूला ध्यान से समझो, P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू X2, यानी N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसको एक एक पार्ट में तोड़ते हैं। P1 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब कोई सॉल्यूट नहीं था,
P1 सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सॉल्यूट डाला। P1 नॉट माइनस P1 ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कितना घटा वेपर प्रेशर। और P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट ये है रिलेटिव लोअरिंग, यानी प्रोपोर्शनल कमी। और ये रिलेटिव लोअरिंग एग्जैक्टली इक्वल है x2, यानी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को एक्सपैंड करें तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो जितने ज्यादा सल्यूट पार्टिकल्स उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर घटेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप। मोलर मास एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। यहां W2 सल्यूट का वेट, M1 सॉल्वेंट का मोलर मास, M2 सल्यूट का मोलर मास जो हमें अननोन हो सकता है, और W1 सॉल्वेंट का वेट। एग्जाम में यह फॉर्मूला तब यूज होता है जब किसी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकालना हो। एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर मेजर करो, फॉर्मूला लगाओ, मोलर मास निकालो। बहुत एलिगेंट टेक्निक है ये। बीकर विजुअल राइट साइड पे। ऑरेंज पार्टिकल्स सल्यूट हैं, सरफेस पे स्कैटर्ड हैं। ब्लू पार्टिकल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियरली दिखा रहा है सरफेस पे ऑरेंज सल्यूट पार्टिकल्स हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने से रोक रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है। रियल लाइफ कनेक्शन। जब आप पानी में नमक या चीनी डालो, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर पानी से कम हो जाता है। इसलिए एक हेवीली सॉल्टेड सॉल्यूशन जैसे डेड सी का पानी का इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो होता है। सॉल्यूट इतना ज्यादा है कि वेपर प्रेशर ड्रास्टिकली घटता है। की टेकअवे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में व्हाट यू डिसॉल्व डजंट मैटर, हाउ मेनी पार्टिकल्स यू डिसॉल्व वो मैटर करता है। और पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP सीधा कनेक्टेड है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर घटेगा। आगे की स्लाइड्स में हम बाकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये सब एक दूसरे से ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। चलते हैं स्लाइड 11 की तरफ। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन लिया और पहली प्रॉपर्टी RLVP देखी। अब हम आते हैं 2 और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। और ये दोनों एक ही थर्मोमीटर की 2 साइड्स हैं, लिटरली। स्लाइड का विजुअल देखो, एक थर्मोमीटर है, ऊपर बॉइलिंग, नीचे फ्रीजिंग और बीच में लिक्विड वाटर। एक सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल विजुअल। पहले समझो ये दोनों क्यों होते हैं। रूट कॉज एक ही है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, जो हमने RLVP में देखा था। जब सॉल्यूट डालते हो वेपर प्रेशर घटता है, और जब वेपर प्रेशर घटता है तो दोनों चीजें होती हैं। एक, बॉइलिंग के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। 2, फ्रीजिंग के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। दोनों एक ही कॉज से कनेक्टेड हैं। ये चेन रिमेंबर करो, सॉल्यूट डालो, वेपर प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, प्लस फ्रीजिंग पॉइंट घटा। अब दोनों फॉर्मूलाज एक एक करके। लेफ्ट साइड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। वेरिएबल्स KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट का नहीं। हर सॉल्वेंट का अपना KF होता है। पानी के लिए KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। M मोलैलिटी, याद है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट, इसलिए यहां मोलैलिटी यूज होती है, मोलैरिटी नहीं। कॉन्सेप्ट सीधा है, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे मोलैलिटी बढ़ेगी, डेल्टा TF बढ़ेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे जाएगा सॉल्यूशन का। एप्लीकेशन, इथिलीन ग्लाइकॉल इन कार रेडिएटर्स। सर्दी के मौसम में गाड़ी का रेडिएटर फ्रीज ना हो जाए, इसलिए उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है, जिसे एंटी फ्रीज कहते हैं। ये सॉल्यूट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे ले जाता है, तो एक्सट्रीम सर्दी में भी रेडिएटर का पानी लिक्विड रहता है और इंजन सेफ रहता है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिटरली गाड़ी को सर्दी में बचाती है। राइट साइड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स अलग हैं। वेरिएबल्स KB इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, फिर से सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी। पानी के लिए KB इज इक्वल टू 0.512 K kg पर मोल। M मोलैलिटी, सेम यूनिट सेम लॉजिक। एप्लीकेशन, ये राइट बॉक्स में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। Vapor pressure is lowered by the solute, so the solution must be heated to a higher temperature to equal 1 atm atmospheric pressure. सोचो,
नॉर्मल पानी 100 डिग्रीज पे बॉईल करता है क्योंकि उस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यही बॉइलिंग की कंडीशन है। अब सॉल्यूट डाल दो, वेपर प्रेशर घटा। अब 100 डिग्रीज पे वेपर प्रेशर 1 atm नहीं पहुंचा तो और गर्म करना पड़ेगा जब तक वेपर प्रेशर दोबारा 1 atm नहीं हो जाता। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट दोनों फॉर्मूलाज में, अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl जो डिसॉल्व होकर 2 आयंस देता है, Na+ और Cl-, तो पार्टिकल्स की संख्या डबल हो जाती है। इसीलिए फॉर्मूलाज में एक फैक्टर आता है, वैन हॉफ फैक्टर I, जो बताता है कि एक फॉर्मूला यूनिट कितने पार्टिकल्स देता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। NaCl के लिए I इक्वल टू 2, CaCl2 के लिए I इक्वल टू 3, ग्लूकोज के लिए I इक्वल टू 1। ये फैक्टर आगे की स्लाइड्स में डिटेल में आएगा, लेकिन याद रखो ये कॉन्सेप्ट अभी से। दोनों प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन एक नजर में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सिंबल डेल्टा TF, डेल्टा TB, कांस्टेंट KF क्रायोस्कोपिक, KB इब्यूलियोस्कोपिक, डायरेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाता है। रियल एग्जांपल एंटी फ्रीजन रेडिएटर्स, पानी में नमक थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है। मेमोरी ट्रिक, KF F फॉर फ्रीजिंग, क्रायोस्कोपिक, क्रायो मतलब कोल्ड, फ्रीजिंग, KB B फॉर बॉइलिंग, इब्यूलियोस्कोपिक, इब्यूलियो मतलब बबल्स, बॉइलिंग। दोनों वर्ड्स का ओरिजिन याद करो और फॉर्मूलाज कभी नहीं भूलोगे। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, खाना पकाना। जब आप पास्ता बनाते हो, पानी में नमक डालते हो, तो टेक्निकली आप बॉइलिंग पॉइंट रेज कर रहे हो, लेकिन इतना थोड़ा नमक होता है कि डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है। और अगर आप माउंटेन्स पे हो जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे बॉईल करता है, तो खाना पकाने में ज्यादा टाइम लगता है। वहां अगर पानी में कुछ डालोगे और बॉइलिंग पॉइंट रेज करोगे तो कुकिंग थोड़ा बेटर हो सकता है। सब कुछ कनेक्टेड है। चलते हैं स्लाइड 12 की तरफ। दोस्तों, अब हम आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सबसे ड्रामेटिक और लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंबल पाई। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर लिविंग सेल में हर पल काम कर रही है, आपके ब्लड सेल्स में, प्लांट्स की रूट्स में, किडनीज में, एवरीवेयर। इसको समझो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक साथ समझ आते हैं। पहले ऑस्मोसिस क्या होती है विजुअल से समझो। स्लाइड के सेंटर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM दिखा रहा है। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं। लेफ्ट साइड पे है प्योर सॉल्वेंट, ब्लू स्मॉल डॉट्स, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स। राइट साइड पे है सॉल्यूशन, बड़े पिंक पार्टिकल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और कुछ ब्लू डॉट्स भी हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स। अब नेचर का एक फंडामेंटल रूल है, चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, एंट्रोपी बढ़ती है। राइट साइड पे सॉल्यूट ज्यादा है तो इफेक्टिवली राइट साइड पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम है, तो लेफ्ट साइड के प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन क्रॉस करके राइट साइड की तरफ जाते हैं, कंसंट्रेशन बैलेंस करने की कोशिश में। यही है ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट का सेलेक्टिव फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है वही है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। स्लाइड में प्रेशर गेज दिखा रहा है राइट साइड पे, जो यही मेजर कर रहा है। द मैकेनिक्स, राइट साइड ब्लू बॉक्स। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, सेलेक्टिव फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यही ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट नहीं, मेम्ब्रेन सेलेक्टिव है। दूसरा फॉर्मूला, पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू T। यहां पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर्स एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, T टेम्परेचर इन केल्विन। नोटिस करो, ये फॉर्मूला बिल्कुल आइडियल गैस लॉ जैसी दिख रही है। PV इज इक्वल टू nRT, तो N डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू C और पाई इज इक्वल टू CRT। गैसेस और सॉल्यूशंस में एक डीप सिमिलैरिटी है। तीसरा बेनिफिट, ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे मेजर की जा सकती है और इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रैजाइल बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और DNA का मोलर मास निकालने के लिए आइडियल है, क्योंकि उन्हें गर्म करना पॉसिबल नहीं, वो डीनेचर हो जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंट रूम टेम्प पे होता है, सेफ और एक्यूरेट। अब नीचे 3 बॉक्सेस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये 3 वर्ड्स मेडिकल फील्ड में बहुत कॉमन हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट याद रखो,
ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl सलाइन की इक्विवेलेंट है। यही स्टैंडर्ड है। पहला आइसोटोनिक, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसो मतलब इक्वल, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स ब्लड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर। एग्जाम्पल 0.9% NaCl सलाइन, नॉर्मल सलाइन। ब्लड सेल का विजुअल देखो, वो बिल्कुल नॉर्मल राउंड शेप में है। एरोज दोनों तरफ इक्वल हैं, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, नेट फ्लो 0, सेल सेफ। इसीलिए हॉस्पिटल्स में नॉर्मल सलाइन आईवी दिया जाता है, क्योंकि ये ब्लड के साथ आइसोटोनिक है, सेल्स को कोई हार्म नहीं। दूसरा हाइपरटोनिक, ग्रेटर देन 0.9% NaCl। हाइपर मतलब ज्यादा, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन ब्लड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा? सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है बाहर, पानी सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ। रिजल्ट वाटर लीव्स, सेल श्रिंक्स, प्लाज्मोलाइसिस। सेल का विजुअल देखो, वो श्रंकन रिंकल्ड शेप में है, जैसे रीजन, अंगूर सूख के। यही इसीलिए होता है जब आप घाव पे सीधा नमक लगाते हो, स्टिंग बहुत होती है, क्योंकि सेल्स का पानी बाहर निकल जाता है, सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। तीसरा हाइपोटोनिक, लेस देन 0.9% NaCl। हाइपो मतलब कम, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन ब्लड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उल्टा, सेल के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू बाहर, तो पानी बाहर से अंदर घुसेगा सेल में। रिजल्ट वाटर एंटर्स, सेल स्वेल्स। और अगर बहुत ज्यादा पानी घुस जाए, सेल फूल के बर्स्ट हो सकता है। इसे कहते हैं हीमोलाइसिस, रेड ब्लड सेल्स का टूट जाना। इसीलिए स्लाइड 1 में जो हमने पढ़ा था, आईवी इंजेक्शन स्ट्रिक्टली 0.9% NaCl होना चाहिए, वो यहां परफेक्टली एक्सप्लेन होता है। हाइपरटोनिक, सेल्स श्रिंक, हाइपोटोनिक, सेल्स बर्स्ट, सिर्फ आइसोटोनिक, सेल्स सीफ। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ नीचे ब्लू बार में। अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन पाई पुशेस प्योर वाटर आउट ऑफ सॉल्ट वाटर, डीसैलिनेशन। नॉर्मल ऑस्मोसिस में पानी सॉल्यूशन की तरफ जाता है, लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं तो हम ऑस्मोसिस को रिवर्स कर सकते हैं, पानी को सॉल्यूशन से बाहर पुश कर सकते हैं, प्योर वाटर निकालना। यही है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपके घर के पानी के फिल्टर में होता है, और लार्ज स्केल पे सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स में, जो समुद्री पानी को पीने लायक बनाते हैं। इसीलिए डेजर्ट कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर मिलता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा एप्लीकेशन। क्विक मेमोरी ट्रिक, हाइपर, हाइप ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। क्विक मेमोरी ट्रिक, हाइपर, हाइप ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सेल श्रिंक्स, रेजिन जैसा। हाइपो, लो, कॉन्सेंट्रेशन कम, सेल स्वेल्स, बलून जैसा। आइसो, इक्वल, सेल सेफ, आईवी में यही यूज करो। तो दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला सिंपल, पाई इज इक्वल टू CRT। एप्लीकेशन लाइफ सेविंग, आईवी फ्लूइड्स, आरओ वाटर फिल्टर्स, बायोमोलिक्यूल रिसर्च। और कॉन्सेप्ट हर लिविंग सेल में हर सेकंड काम कर रहा है। चलते हैं स्लाइड 13 की तरफ। दोस्तों, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन पे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रियल वर्ल्ड में सही तरीके से अप्लाई करने के लिए जरूरी है। हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े, डेल्टा TB, डेल्टा TF, पाई, ये सब तब परफेक्टली काम करते हैं जब सल्यूट एक ही पार्टिकल के रूप में सॉल्यूशन में रहता हो। लेकिन रियल लाइफ में कई बार ऐसा नहीं होता। कुछ सल्यूट्स डिसॉल्व होके ज्यादा पार्टिकल्स दे देते हैं और कुछ सल्यूट्स डिसॉल्व होके कम पार्टिकल्स दे देते हैं। और जब पार्टिकल्स की एक्चुअल संख्या चेंज हो जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और मोलर मास का कैलकुलेटेड वैल्यू अब नॉर्मल आ जाता है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है वैन टॉप फैक्टर आई। लेफ्ट साइड डिसोसिएशन, आई ग्रेटर देन 1। विजुअल देखो, लेफ्ट बॉक्स में एक NaCl क्रिस्टल है और जब वो पानी में डिसॉल्व होता है तो वो टूट जाता है Na+ और Cl- आयंस में, और वो दोनों आयंस अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाते हैं। पहले था 1 पार्टिकल NaCl, बाद में 2 पार्टिकल्स Na+ और Cl-। पार्टिकल काउंट इंक्रीज हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी मल्टीप्लाई हो गई, डबल हो गई प्रैक्टिकली। अब सोचो, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करके मोलर मास कैलकुलेट करें तो हमें अबनॉर्मली लो मोलर मास मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हैं, इफेक्ट ज्यादा है, फॉर्मूला में मोलर मास छोटा आएगा।
एग्जाम्पल, NaCl का एक्चुअल मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल है, लेकिन अगर डिसोसिएशन इग्नोर करके कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 29 ग्राम पर मोल आएगा, एग्जैक्टली आधा, क्योंकि दो पार्टिकल्स बन गए थे। यही है अबनॉर्मल मोलर मास, जो एक्चुअल से अलग आता है क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। I equals to 2 for NaCl, I equals to 3 for CaCl2 क्योंकि Ca2 plus 2Cl minus, 3 आयंस। I equals to 4 for AlCl3, Al3 plus 3Cl minus, 4 आयंस। राइट साइड एसोसिएशन, I लेस देन 1। अब राइट साइड देखो, यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कुछ सल्यूट्स जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व होके हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसे कहते हैं डाइमराइजेशन या एसोसिएशन। विजुअल में देखो, दो अलग एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन सोल्यूशन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक डाइमर बना लेते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। पहले थी 2 पार्टिकल्स, बाद में 1 पार्टिकल, दोनों जुड़ गए। पार्टिकल काउंट डिक्रीज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो गई। और अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो अबनॉर्मली हाई मोलर मास मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स कम है, इफेक्ट कम है, फॉर्मूला में मोलर मास बड़ा आएगा। तो I लेस देन 1 एसोसिएशन के केस में। अगर कंप्लीट डाइमराइजेशन हो, I इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बने। द मास्टर करेक्शन नीचे ब्लू बॉक्स में। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? वैंट हॉफ फैक्टर I से। I इक्वल्स नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब अगर एक्सपेरिमेंटली एबनॉर्मल मोलर मास मिला और थियोरेटिकल नॉर्मल मोलर मास पता हो तो I निकालो और समझो कि डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन। I ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, पार्टिकल्स बढ़े। I लेस देन 1 एसोसिएशन, पार्टिकल्स घटे। I इक्वल टू 1 नॉर्मल, कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं, जैसे ग्लूकोज। मॉडिफाइड फॉर्मूलाज तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। अब I फैक्टर इन फॉर्मूलाज में ऐड हो जाता है। डेल्टा TB इक्वल्स I इंटू KB इंटू M, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TF इक्वल्स I इंटू KF इंटू M, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पाई इक्वल्स I इंटू C इंटू R इंटू T, ऑस्मोटिक प्रेशर। बस I मल्टीप्लाई करो और फॉर्मूला रियल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी परफेक्ट काम करता है। एक क्विक कंपैरिजन, सब्सटेंस I वैल्यू, ग्लूकोज यूरिया I इक्वल्स 1, NaCl I इक्वल्स 2, CaCl2 I इक्वल्स 3, एसिटिक एसिड इन बेंजीन I इक्वल्स 0.5। ये वैल्यूज एग्जाम में बहुत कॉमन है, याद रखो। रियल लाइफ कनेक्शन, जब रोड पे सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं आइस हटाने के लिए, वो NaCl या CaCl2 यूज करते हैं, क्योंकि इनका I फैक्टर ज्यादा होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा होती है, ज्यादा इफेक्टिव एंटी फ्रीज। CaCl2 I इक्वल्स 3 NaCl से 1.5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए एक्सट्रीम सर्दी वाले रीजन्स में CaCl2 प्रेफर करते हैं रोड्स पे। मेमोरी ट्रिक, डिसोसिएशन D फॉर डिवाइड, एक मॉलिक्यूल डिवाइड होगी ज्यादा पार्टिकल्स, I ग्रेटर देन 1 मोलर मास लो। एसोसिएशन A फॉर ऐड, मॉलिक्यूल्स ऐड होगी कम पार्टिकल्स, I लेस देन 1 मोलर मास हाई। तो दोस्तों, वैंट हॉफ फैक्टर I वो करेक्शन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूलाज को रियल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्यूरेट बनाता है। बिना I के कैलकुलेशंस गलत आएंगी। चलते हैं स्लाइड 14 की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने पूरा चैप्टर थ्योरी से समझा, लेकिन अब हम बात करते हैं एग्जाम में एक्चुअल न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें और कौन सी गलतियां मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं जो आप नहीं करोगे। ये स्लाइड है एग्जाम बूस्टर न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी डैशबोर्ड, 3 कॉमन मिस्टेक्स और उनके फिक्सेस। पहला, द मोलैलिटी ट्रैप। वार्निंग साइन दिखा है क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और मार्क्स काट देती है विदाउट एनी रीजन। ध्यान से सुनो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा TB और डेल्टा TF, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इनके फॉर्मूलाज में मोलैलिटी यूज होती है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT, इसमें मोलैरिटी यूज होती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये दो अलग चीजें हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी, और एग्जाम में दोनों एक जैसी लगती हैं लेकिन बिल्कुल अलग हैं। ट्रिक याद करो, डेल्टा TB और डेल्टा TF, F और B दोनों के साथ M मोलैलिटी, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें वॉल्यूम होता है तो मोलैरिटी। स्लाइड में भी क्लियरली लिखा है डू नॉट मिक्स देम अप, और फ्लास्क और वेइंग स्केल के बीच क्रॉस का निशान है, मतलब वॉल्यूम और मास को मिक्स मत करो। दूसरा, हेनरीज लॉ कन्वर्जेंस, गियर आइकन, क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सही यूनिट्स लगाओ।
हेनरीज लॉ फॉर्मूला है x इक्वल टू पी अपॉन के एच। यहां x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। लेकिन यहां एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, यूनिट्स मैच नहीं करना। स्लाइड क्लियरली कहती है प्रेशर और KH मस्ट बी इन द एग्जैक्ट सेम यूनिट्स, बार, ATM या पास्कल, जो भी यूज करो दोनों सेम होने चाहिए। अगर P ATM में है और KH बार में है तो पहले कन्वर्ट करो फिर कैलकुलेट करो। और एक शॉर्टकट भी दिया गया है जो एग्जाम में बहुत काम आता है। If finding solubility in pure water, assume 1 liter of water equal to 1000 gram equal to 55.5 moles of solvent। 1 लीटर पानी का मास 1000 ग्राम होता है और पानी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है, तो 1000 अपॉन 18 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 55.5 मोल्स ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो या N1 यूज करना हो, सीधा 55.5 यूज करो, कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। बहुत टाइम बचाता है ये शॉर्टकट एग्जाम में। तीसरा, द वैन हॉफ ट्रिगर चेकलिस्ट आइकन, क्योंकि ये एक चेकलिस्ट फॉलो करना है। ये स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप है जो एग्जामिनर चेक करता है कि स्टूडेंट ने अप्लाई किया या नहीं। रूल, ऑलवेज चेक द सॉल्यूट आइडेंटिटी फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ते ही अपने आप से पूछो, क्या ये सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है? अगर यस, मतलब NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, कोई भी आयोनिक कंपाउंड, इमीडिएटली फॉर्मूला में I मल्टीप्लाई करो। डेल्टा TB इक्वल्स I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल्स I इंटू KF इंटू M, पाई इक्वल्स I इंटू C इंटू RT। अगर नो, मतलब ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, I इक्वल्स 1, फॉर्मूला वैसे ही यूज करो, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं। स्लाइड में 2 बॉक्सेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट I ग्रेटर देन 1, क्रॉस मार्क मतलब गलती मत करना, I जरूर लगाओ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट I इक्वल्स 1, इक्वल मार्क मतलब सीधा फॉर्मूला यूज करो। एक कंबाइंड स्ट्रेटजी 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, क्वेश्चन में सॉल्यूट देखो, इलेक्ट्रोलाइट है, I डिसाइड करो। स्टेप 2, कौन सी प्रॉपर्टी है, डेल्टा TB या डेल्टा TF तो मोलैलिटी, पाई तो मोलैरिटी। स्टेप 3, हेनरीज लॉ है तो यूनिट्स चेक करो, P और KH सेम यूनिट्स में है। ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, न्यूमेरिकल में मार्क्स पक्के। एक रैपिड फायर रिवीजन, मोलैलिटी यूज करो डेल्टा TB और डेल्टा TF में, मोलैरिटी यूज करो पाई में, यूनिट्स मैच करो हेनरीज लॉ में, I लगाओ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा, I इक्वल्स 1 ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज के लिए, 55.5 मोल्स 1 लीटर प्योर वाटर के लिए शॉर्टकट। दोस्तों, ये स्लाइड एग्जाम हॉल में आपका सबसे बड़ा वेपन है। थियोरी पता हो लेकिन ये ट्रैप्स अवॉइड नहीं किए तो मार्क्स जाते हैं। अब आप इन ट्रैप से पूरी तरह अवेयर हो। एक और स्लाइड बचा है, स्लाइड 15, चलो उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, मास्टर क्लास सिंथेसिस सॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट मैप, जो इस पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। एक जगह पे सब कुछ, बिल्कुल सेंटर में है सॉल्यूशंस, और इससे 4 पावरफुल ब्रांचेस निकलती हैं। पहली ब्रांच क्वांटिफिकेशन में हमने सीखा कि कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के 2 तरीके हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स जैसे मोलैरिटी जो वॉल्यूम यूज करती हैं और टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स जैसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो मास बेस्ड है और टेम्परेचर से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। इसीलिए थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस में इन्हें हमेशा प्रेफर किया जाता है। दूसरी ब्रांच फेज इंटरफेसेस में हेनरीज लॉ ने बताया कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की जाती है। तीसरी ब्रांच इंटरैक्शंस में राउल्ट्स लॉ से हमने आइडियल सॉल्यूशन समझे जहां डेल्टा H 0 होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जहां डेविएशंस की वजह से एजियोट्रोप्स फॉर्म होते हैं जिन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना मुश्किल होता है। और चौथी सबसे बड़ी ब्रांच थर्मोडायनामिक्स में हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर की, RLVP यानी वेपर प्रेशर का कम होना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जहां डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जहां डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पाई इज इक्वल टू IMRT। ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पर नहीं। और इन सारी ब्रांचेस की हर एक लाइन मिलकर पॉइंट करती है एक गोल्डन डेस्टिनेशन की तरफ, वैन हॉफ फैक्टर I करेक्शन, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन को अकाउंट करके हमारे हर एक फॉर्मूला को रियल वर्ल्ड एक्यूरेट बनाता है, क्योंकि बिना इस फैक्टर के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोई भी आंसर सही नहीं आता। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैप एक रिवीजन टूल है, एक थिंकिंग टूल है। जब भी कंफ्यूजन हो इस एक मैप को देखो और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस मास्टर क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा। अब फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और याद रखो केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने की नहीं समझने की सब्जेक्ट है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वेल डन।